Hello guys, welcome back on Civil Service Point YouTube channel. Today topic is women empowerment. Guys, योजना मैगजीन का थर्ड पार्ट है। ये दिसंबर मंथ के योजना मैगजीन का थर्ड पार्ट है। पार्ट फर्स्ट और सेकंड बेहतर तरीके से फिनिश हो चुका है। आज पार्ट थर्ड है। आई होप कि वीडियो काफ़ी छोटा मैं बनाऊं। और गाइज, अगर आपको ये डिस्कशंस यूजफुल लगता है तो आप वीडियो को देखिए, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना पढ़ने का प्लेटफॉर्म है, अपना तरीका है। तो कोई इस पर कंपलसरी नहीं बनता है। अगर आपको लगता है तो ठीक है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता लाने और महिलाओं के साथ हिंसा समाप्त कराने की दिशा में हमने काफ़ी लंबा रास्ता तय किया है। महिलाएं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई किरदार निभाती हैं और इन सभी भूमिकाओं से जुड़े अधिकार उन्हें मालूम होने चाहिए, ताकि जब उनके अधिकारों का हनन हो तो वे जानकारी को ही वे जा, वो, जा, वे जान सॉरी वे जानती हों कि किसका दरवाज़ा खटखटाना है। गाइज, ये जो योजना मैगजीन का जो ये बोल्ड लाइन होता है, अगर इसको आप बहुत बारीकी से पढ़ेंगे तो पता ये चलता है कि ये जो टॉपिक होते हैं, इन टॉपिक का ये कंक्लूज़न होता है। अक्सर हम जैसे महिला सशक्तिकरण आ गया, हालांकि जो महिला सशक्तिकरण पे जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, या मैं इसको भी एक एग्जांपल में ले रहा हूँ, जो भी कोई टॉपिक हो, ठीक है, जैसे आपकी अभी ई स्वास्थ्य आ जाए, ठीक है, ई स्वास्थ्य नीति, ठीक है। अभी ई स्वास्थ्य नीति पे एम्स जो है काफ़ी चढ़ कर प्रतिभागी हुआ पड़ा है। ऋषिकेश में ई स्वास्थ्य ओपीडी कोरोना मरीजों के लिए है, ठीक है। अभी एम्स ने ई दंत ओपीडी का शुरुआत किया है। आप अपनी दांतों की सुरक्षा के लिए जानकारी ले सकते हैं, क्या कमी है, क्या कमी होने वाली है। ये सब चीज़ों के अकॉर्डिंग ई स्वास्थ्य नीति का काफ़ी इस समय चलन चल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो कोरोना महामारी है, बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठाया है, बहुत सारी चीज़ों को हमारे स्थल पटल पर रख भी दिया है कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, आखिर ऐसे कौन सा कारण है कि हम बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं, ठीक है। तो इस पे डिबेट हम लंबा नहीं करके अभी बिल्कुल टॉपिक पे आते हैं कि ये जो बोल्ड लाइन होता है, ये काफ़ी लिमिट में होता है और काफ़ी इसमें अच्छे सेंटेंस यूज किए गए होते हैं, और ये एक प्रकार से आपका कंक्लूजन का काम करता है क्वेश्चंस का, कि अगर महिला सशक्तिकरण टॉपिक आ गया तो अगर ये बोल्ड लाइन आप कंक्लूजन में दे देते हैं, हल्का क्वेश्चंस के डिमांड को समझते हुए, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं कि बिल्कुल कॉपी कर देंगे। क्वेश्चंस की डिमांड पे क्या होता है कि आगामी भविष्य में क्या होगा, या हमारे वर्तमान में क्या चल रहा है, हमारे भविष्य में क्या था, या किसी योजना से जोड़कर महिला सशक्तिकरण को दे दिया, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, ये एक आर्टिकल बहुत बड़ा है, तो हमें जो भारत के प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट लगता है बस हम उसी पे बात करेंगे। काफ़ी हम लंबा इसको नहीं खींचेंगे, ठीक है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की प्रसिद्ध जज न्यायमूर्ति रूथ वेदर गिन्सबर्ग ने जेंडर समानता को बेहतरीन शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा था, मैं महिला होने के नाते अपने लिए कोई अनुग्रह नहीं चाहती, हमारे पुरुष वर्ग से बस इतना चाहती हूँ कि वे हमें पैरों की जूती समझना बंद करें। दुनिया की महिलाओं के पास बांटने के लिए अपनी उत्पीड़न की पीड़ा की कष्ट की और सबसे महत्वपूर्ण असमानता की दास्तां है। गाइज, ये कोई एक नॉर्मल पर्सन नहीं बोला है, ठीक है। तो अगर आप आंसर लिखते समय ये नाम याद रख लेते हैं, ठीक है, तो काफ़ी इम्प्रेसिव आंसर हो जाता है, ठीक है। जज न्यायमूर्ति रूथ वेदर गिन्सबर्ग, ओके। और ये जो इन्होंने कोट किया है कि मैं महिला होने के नाते अपने लिए कोई अनुग्रह नहीं चाहती, हमारे पुरुष वर्ग से बस इतना चाहती हूँ कि वे पैरों की जूती समझना बंद करें, ठीक है। ये लाइन, महिलाओं ने पुरुष प्रधान विश्व में ऊंचा
मुकाम हासिल किया है, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां भी रही हैं। बढ़ती संख्या में महिलाओं के कार्यस्थल में प्रवेश करने से कार्यस्थल पर उनके साथ अलग अलग ढंग से यौन उत्पीड़न होगा। गाइज, आपको ये आर्टिकल देख के लग रहा होगा कि बिल्कुल खुलकर चीज़ों को रखा गया है, बिल्कुल खुल के बातें करने की कोशिश की गई हैं। ठीक है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न महिलाओं को न केवल मानसिक यातना देता है, बल्कि यह उनके काम करने के अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में भी बाधक है। ठीक है। हालांकि अगर इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में बात करेंगे तो यहाँ पे जो आर्टिकल 21 होता है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, अगर यहाँ पर भारत के परिप्रेक्ष्य में लिख रहे हैं तो अगर ये भी लिख सकते हैं कि जो हमारा संविधान में आर्टिकल 21 है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, कहीं न कहीं कार्यस्थल पर गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार में भी बाधक होता है। क्या बाधक होता है? यौन उत्पीड़न महिलाओं को उनको न केवल मानसिक यातना देता है, बल्कि उनके काम करने का अधिकार और गरिमापूर्ण जीवन जीने में बाधक होता है। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 का हनन हो रहा है। अगर ये भारत के प्रोस्पेक्टिव में अगर लिखते हैं, हालांकि जो वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के जो आर्टिकल्स आते हैं, जो ऐसे आएगा, क्वेश्चंस आएगा, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में ही होता है, तो उस पर ये चीज़ें ऐड करेंगे तो काफ़ी ये प्रभावी आंसर हो जाएगा। ठीक है। न केवल महिलाओं की सुरक्षा बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा है, क्योंकि यह महिलाओं को नौकरियां करने के प्रति हतोत्साहित करता है और उन्हें अपने लिए उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने से भी रोकता है। कार्यस्थल पर उत्पीड़न और उचित शिकायत निवारण व्यवस्था के अभाव से महिलाओं के लिए असुरक्षित और अभियुक्त वातावरण बनता है। गाइज, ये भी जो लाइन है काफ़ी, अभी आज भी ये चीज़ें हमारे समाज में बनी हुई हैं। कहीं पे मान लीजिए कोई महिला है जो जॉब करना चाहती हैं, तो उनका पहला रुकावट यही आता है कि वहाँ पर जाओगे, कैसे लोग होंगे, क्या उनकी दृष्टि आपके प्रति होगी। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आज भी चीज़ें फेस की जा रही हैं। तो मान लीजिए कि आप एक पढ़े लिखे महिला हैं, बहुत आपके अंदर एक्टिविटी है, कॉरपोरेट के प्रति आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है। ठीक है। हालांकि आज धारणाएं चेंज हो रही हैं, आज काफ़ी लोगों में बदलाव आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुगाग्र दिमाग वाले आज भी, पीड़ित मानसिकता वाले व्यक्ति आज भी हैं, जो कि उनके अंदर महिलाओं के प्रति इज्जत भी नहीं है, स्नेह भी नहीं है, और सामाजिक गंदगी तो खैर वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। सो उस पर बात की गई है कि जिनके अंदर कैपेबिलिटी है, अगर वो डर से अपने घर में बैठी हुई हैं, तो क्या कहीं ना कहीं हमारा जो इकोनॉमी में वो जो पार्टिसिपेट करेंगी, कहीं ना कहीं उसमें बाधा आ रहा है। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है भाई, जहाँ पे 10 लोग एक प्रभावित मानसिकता के लोग हैं, उसमें से 5 पुरुष 5 महिला, क्योंकि हमारी जो आबादी है, हम तो 50% पे चल रहे हैं ना, 50% पुरुष और 50% महिला। लेकिन ये जो 50, इनका तो हम पूर्ण उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, हर एक सेक्टर में इनका उपयोग हो रहा है, लेकिन क्या जो 50% जो महिला हैं, क्या इनका 50% हमारे समाज में इनकी उपयोगिताओं, इनकी कार्य क्षमता का हम उपयोग कर पा रहे हैं? तो अगर इनके 50% कार्य क्षमता का अगर हम उपयोग करना चालू कर दें, तो हमारी जो इकोनॉमी है, कहीं ना कहीं उनको एक बूस्टर डोज टाइप होगा। क्योंकि सिंपल सी बात है कि जहाँ पे 50 लोग कार्य क्षमता वाले व्यक्ति हैं, अगर उनके साथ 50% और हाथ मिलाने वाले आ जाएंगे, जो कि बराबरी के अपनी वैल्यू रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी इकनॉमी में एक बड़ा बदलाव आएगा, एक बड़ा इंक्रीमेंट आएगा। तो उस पर बात कही गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्क फ्रॉम होम, घर से काम का जो काम करने का एक नई व्यवस्था बन रही है, और इसलिए कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की समस्या के साथ साथ साइबर कार्य स्थल उत्पीड़न से निपटने पर भी ध्यान देना चाहिए, अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। गाइज, यहाँ पर ये कहना चाहिए जो राइटर हैं कि अब तो वर्क फ्रॉम होम का जो कॉन्सेप्ट उभर कर बाहर आया है, इस पे मैक्सिमम इंटरनेट का सहायता लिया जा रहा है, सोशल्स मीडिया का सहायता लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक साइबर क्राइम, ठीक है, एक साइबर क्राइम का भी भय आने वाले समय में सताने वाला है। ठीक है। तो उससे भी निपटने को हमें तैयार रहना चाहिए, उसके लिए भी हमें नियम और रेगुलेशन बनानी चाहिए, और उसके लिए सिक्योरिटी बनानी चाहिए। ठीक है।
खैर, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने अधिकार क्षेत्र में संविधान के मौजूदा प्रावधानों और महिलाओं को प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों की समीक्षा की है। खैर, ये एक लंबा प्रोसेस हो गया, हम फिर से कॉन्सेप्ट चलते हैं। ठीक है। हाँ, देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने एक पॉइंट रखा था कि वुमेन एम्पावरमेंट पे, ठीक है, जैसे इनका है कि पब्लिक प्लेस पे हरासमेंट, ठीक है। अब ये वर्क फ्रॉम होम हो गया, एक साइबर क्राइम, ठीक है। आपका ये जैसे महिला हैं, अपने घर से कुछ दूरी पे इनका अपना ऑफिस है, उनके लिए एक अच्छा परिवहन, हालांकि पिंक ऑटो जो चलाई गई हैं वो काफ़ी इनिशिएटिव प्रभावी नहीं रहा, तो पिंक ऑटो जैसे एक इनिशिएटिव जो जिसकी महिला चालक हों और महिला उसमें सवारी हों, ठीक है, उनके साथ एक हेल्पलाइन जुड़ा रहना चाहिए, जो कि हालांकि हेल्पलाइन जुड़ा हुआ है, लेकिन अब इसमें बहुत सारी मतलब रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, और फिर रिफॉर्म उसमें किया नहीं गया है, ठीक है। जो सामाजिक भय है महिलाओं के प्रति, इसको निकालने की आवश्यकता है, ठीक है। जो 50 और 50 का जनसंख्या हमारे देश में है, पुरुष और महिलाओं का 50% का हम इस्तेमाल करते हैं, 50% में हो सकता है 10% 15% महिलाएं कार्य क्षेत्र में अव्वल साबित हो रही हैं, बाकी लोगों के पास कार्य क्षमता तो है लेकिन सामाजिक यातनाएं उनको बाहर नहीं निकलने देती हैं, ठीक है। और सेक्स रेशियो पे काफ़ी हमें चढ़ बढ़ कर काम करना चाहिए, ठीक है। अभी जो करेंटली रिपोर्ट आई उस पर स्थिति काफ़ी भारत की दयनीय चल रही है, तो इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। जिससे फिर उत्पीड़न होने का एहसास हो। हमारी पुलिस व्यवस्था हमारे समाज का प्रतिबिंब है, ठीक है। यहाँ पर पुलिसिंग का जो एक है कि किसी महिला के साथ मान लीजिए समाज में दुराचार हुआ, अब उसके उस महिला के साथ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, स्थानीय जो थाना होता है, कोतवाली होता है, कि शायद वो महिला भयभीत हो जाती है कि अगर मैं वहाँ पर अपनी रिपोर्टिंग करने जाऊँगी, अपना हम रिपोर्ट लिखवाने जाएंगे, एफआईआर करवाने जाएंगे, तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस से सामना करना पड़ेगा। वो महिला तो पहले ही टूट चुकी होती हैं, जिनके साथ सामाजिक उत्पीड़न होता है, सामाजिक यौन दुराचार होता है। अब बताइए कि उनके साथ एक दोबारा उस सिनेरियो के अगर तरह बातें की जाए तो क्या वो अपने आप को उतना खड़ा कर पाएंगी, उस क्वेश्चंस को फेस कर पाती हैं? तो ये उसका बात किया गया कि हमारी जो पुलिस व्यवस्था है हमारे समाज का प्रतिबिंब है, इनको भी बहुत एजुकेशंस और रिफॉर्म के साथ सामने आना पड़ेगा। पुलिस को महिलाओं की शिकायतों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से आयोग पुलिस कर्मियों के लिए देश भर में एक दिन की जेंडर जागरूकता कार्यशाला आयोजन कर रहा है। देखिए, ये पॉइंट है आपका क्लियर। जो जेंडर कार्यशाला पुलिसों के चलाया जा रहा है, कौन चला रहा है? महिला आयोग, ठीक है। उद्देश्य पुलिस कर्मियों के व्यवहार में बदलाव लाना है ताकि वे जेंडर आधारित अपराधों, पीड़ितों और आमतौर पर महिलाओं के साथ करुणा के साथ पूर्वाग्रह से मुक्त होकर कार्रवाई करें, ठीक है। क्लियर गाइज? परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है और हिंसा मुक्त घर हिंसा मुक्त समाज का कुंजी होता है। गाइज, ये लाइन अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा कि परिवार समाज की सबसे छोटा हिस्सा होता है, इकाई होता है, और हिंसा मुक्त घर हिंसा मुक्त समाज का एक कुंजी होता है। महिलाओं की सुरक्षा आयोग की सबसे प्रमुख गतिविधियों में से एक है, और कोरोना वायरस के कारण लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान आयोग ने घरेलू हिंसा के घटनाओं को सूचना देने के लिए व्हाट्सएप पर आपात हेल्पलाइन नंबर 10 जारी किया है। हालांकि ये एक पॉइंट में पुटअप कर सकते, लेकिन ये लाइन काफ़ी प्रभावी रहा, तो इसको आप देख सकते हैं। महिला सशक्तिकरण का सबसे बेहतर तरीका है कि उन्हें उनके कानून अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए ताकि वे खुद पथ प्रदर्शक बन सकें, और ऐसा करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के बारे में शिक्षित करना है। कानूनी रूप से जागरूक होने
से महिलाओं को गरिमापूर्ण ढंग से जीवन जीने का अवसर मिलता है। ठीक है, वैसे जो बोल्ड लाइन होते हैं ये एक मैग्नीट्यूड लाइन होता है, तो इसको आप कभी स्किप नहीं करिए, इसको पढ़ लेना चाहिए। ये काफ़ी मतलब जितने भी देखिए योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन जितनी भी बोल्ड लाइनें होती हैं वो आपके कंक्लूजन में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, अब कोरोना से प्रोस्पेक्टिव में अगर महिला सशक्तिकरण या महिला उत्पीड़न पे बातें आ गई तो अगर इस चीज़ को लिख देंगे तो काफ़ी आपको सोचना नहीं है, यहाँ से कंक्लूजन बन गया आपका। ठीक है, भूमिकाओं से जुड़े अधिकारों उन्हें मालूम होने चाहिए कि उनके अधिकारों का उल्लंघन हो तो उन्हें पता हो कि किसका दरवाज़ा खटखटाना है। महिला सशक्तिकरण का सबसे बेहतर तरीका है कि उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए ताकि वो खुद पथ प्रदर्शक बन सकें, और ऐसा करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के बारे में शिक्षित करना है। ठीक है, महिलाएं अधिक सहजता से अपने साथ होने वाली हिंसा की जानकारी दे सकें, इसके लिए सबसे पहले पुलिस की सोच को बदलना होगा। हमें यह हमेशा ध्यान में रखना होगा कि पुलिस भी उसी पुरुष प्रधान समाज का अंग है और महिला अक्सर थाने तक जाने का साहस नहीं जुटा पाती। अगर कोई महिला थाने पर जाने का हौसला कर ले तो उससे ऐसे असुविधाजनक सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए जिससे उसे फिर से उत्पीड़न होने का एहसास हो। हालांकि पुलिस व्यवस्था हमारे समाज का प्रतिबिंब है। गाइस यहाँ पर यह कहा गया है कि जब कोई उत्पीड़ित महिला अपने उत्पीड़न को बयां करने के लिए कानून का सहारा लेती है, कानून का दरवाजा खटखटाती है, तो उसके साथ इतने दाव पेच, इतने अजीब तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि वो कानूनी प्रोसीजर है लेकिन उसमें थोड़ा सा रिफॉर्म करने की बात कही जा रही कि उसमें थोड़ा सा रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि पुलिस भी उसी पुरुष प्रधान समाज का अंग है जहाँ से ये इनको उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा उसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है कि उनको दोबारा जिल्लत ना सहना पड़े। ठीक है, महिलाओं और लड़कियों को भारतीय दंड संहिता 1800 महिलाओं और लड़कियों को भारतीय दंड संहिता 1860 यानी आईपीसी 1860, दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961, बंद अधिनियम 1961, महिला के साथ घरेलू हिंसा पर प्रतिबंध अधिनियम 2005 आदि सहित विभिन्न कानूनों के तहत उल्लिखित करके अधिकारों के बारे में अवगत कराता है। महिला और पुरुषों के बीच समानता सुनिश्चित करने में युवा पीढ़ी की बहुत बड़ी भूमिका है और हिंसा मुक्त समाज के लिए युवा सोच को प्रेरित करने हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ मिलकर समग्र जेंडर जागरूकता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ मिलकर समग्र जेंडर जागरूकता और विधिक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत केंद्रीय विद्यालयों के 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को महिलाओं से जुड़े प्रमुख कानूनों की पुस्तिका के साथ साथ जेंडर जागरूकता पर सामग्री उपलब्ध कराई गई है। विद्यालयों के उपयोग के लिए यह पुस्तिका आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। ठीक है, महिलाओं के लिए समानता सुनिश्चित करना समाज के नाते हमारी सामूहिक हिस्सेदारी है और हमें तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक हर महिला चाहे किसी भी वर्ग से हो स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत नहीं करती। गाइस यहाँ पर हमारा आर्टिकल ख़त्म होता है। जितना भी मैंने अंडरलाइन किया है हमने आपको ये सारा का सारा मैंने रीड करके दिखा दिया। आई होप कि आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको इम्पॉर्टेंट लगता है तो वीडियो को पॉज कर करके जितने भी अंडरलाइन मैंने किया हुआ है, अगर आपके पास योजना मैगज़ीन है तो आप उसके अकॉर्डिंग
उसमें से आप पॉइंट को निकाल सकते हैं। अगर आपके पास अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है तो मैंने जितना भी अंडरलाइन किया है उनको एक अगर आप नोटबुक पे रख लेते हैं तो महिला सशक्तिकरण के लिए 2020-21 के लिए आपके लिए जितने भी लेटेस्ट पॉइंट है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो सारे पॉइंटों को रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये छोटे मोटे पर्सन नहीं लिखे पड़े हैं, ठीक है। ये जो आर्टिकल है वो रेखा शर्मा मैम ने लिखा है, और ये जो रेखा शर्मा मैम हैं ये महिला आयोग की इस समय अध्यक्ष हैं। तो एक अच्छी पर्सनालिटी के द्वारा ये पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा गया है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। ये काफ़ी इम्प्रेसिव और इम्पॉर्टेंट है वुमेन एम्पावरमेंट को पाकर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए।